नमस्ते भावी फार्मासिस्टों। इस खास एक्सप्लेनर और क्विक एग्जाम रिवीजन गाइड में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर मेंटर हूं और आज हम आपकी बोर्ड एग्जाम्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइजन्स एक्ट 1919 पर बात करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी रोज की फार्मेसी प्रैक्टिस और पब्लिक सेफ्टी की नींव है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर परिभाषाएं और शक्तियां देखेंगे, इसके बाद सुरक्षित भंडारण, आपके कर्तव्य, पेनल्टीज और अंत में एक रैपिड फायर एग्जाम प्रेप सेक्शन। बस इतना ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, जो है पॉइजन्स एक्ट का परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जहर को कंट्रोल करने के लिए हमें इस खास कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरा 1919 से पहले के दौर की कल्पना कीजिए। उस समय कोई नियम नहीं थे। जहरीले पदार्थ बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते थे, जिससे अनगिनत एक्सीडेंट्स, आत्महत्याएं और क्राइम होते थे। बिल्कुल अराजकता फैली हुई थी। इसी को रोकने के लिए सरकार ने 1919 में ये कदम उठाया। आज ये कानून सुनिश्चित करता है कि केवल आप जैसे ऑथराइज्ड और ट्रेन फार्मासिस्ट ही इन रसायनों को हैंडल करें। अब आते हैं भाग 2 पर। इसमें हम कानूनी ढांचे यानी परिभाषाओं और सरकारी शक्तियों को समझेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में इस कानून के तहत जहर की सटीक कानूनी परिभाषा पर अक्सर लंबे सवाल आते हैं। तो कानून की नज़र में जहर आखिर है क्या? कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाने पर, चाहे निगलने से या सूंघने से, बीमारी या मौत का कारण बन सकता है, वो जहर है। लेकिन ध्यान रखिए, एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए सिर्फ परिभाषा काफ़ी नहीं है। आपको इसके साथ हमेशा आर्सेनिक, साइनाइड और कुछ प्रतिबंधित एसिड्स जैसे उदाहरण ज़रूर लिखने हैं। ये एकदम पक्के मार्क्स दिलाएगा। स्टूडेंट्स अक्सर केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस एक छोटा सा एक्रोनिम याद रखिए, CSI यानी सेंट्रल कंट्रोल्स इम्पोर्ट। भारत में जहर के आयात या इंपोर्ट का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार करती है। बाकी की सारी चीज़ें जैसे बिक्री, कब्जा और नियम बनाना, ये सब राज्य सरकार के हाथ में है। एग्जाम में इस अंतर को एकदम साफ साफ लिख के आइएगा। तो जहर रखना कब कानूनी है और कब ये एक अपराध बन जाता है? देखिए, अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है, सही मात्रा है और आपका इरादा सही है, तो ये पूरी तरह से कानूनी है। लेकिन अगर बिना लाइसेंस के आप खतरनाक पदार्थ रखते हैं, तो आप तुरंत एक क्रिमिनल सस्पेक्ट बन जाते हैं। याद रखिए, आपके सही डॉक्यूमेंट्स ही आपकी सबसे बड़ी ढाल हैं। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, जो है सुरक्षित क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी जहर का सुरक्षित भंडारण और उसकी अनिवार्य लेबलिंग। जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले आपके स्टोरेज पर जाती है। जहर की अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग नियम है। जैसे अनुसूची E1 यानी शेड्यूल E1 के तहत आने वाले गंभीर जहर को हमेशा एक अलग लॉक की हुई अलमारी में ही रखना चाहिए। बाकी रसायनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और असुरक्षित स्टोरेज क्या है? जहर को खाने पीने की चीज़ों या आम दवाओं के पास रखना। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, गलत स्टोरेज की वजह से फार्मेसी ऑडिट फेल होते हैं और लाइसेंस तक कैंसिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं लेबलिंग की। एक कानूनी और सही लेबल कैसा दिखता है? कानून इस मामले में बहुत सख्त है। डिब्बे पर एकदम साफ साफ लाल रंग में जहर या पॉइजन लिखा होना चाहिए। साथ ही खतरे वाले आइकन जैसे खोपड़ी और हड्डियों का निशान होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, लेबल हमेशा 2 भाषाओं में होना चाहिए, अंग्रेजी में और आपकी स्थानीय भाषा में। इसके अलावा बेचने वाले का नाम और पता भी जरूरी है। इन सब के बिना वो पैकेजिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब इस डिस्पेंसिंग प्रक्रिया को अच्छे से समझ लीजिए। पहला स्टेप, हमेशा खरीदार की ID और उम्र चेक करें। दूसरा, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति देखें, कहीं वो नशे में तो नहीं है। तीसरा, अपने रजिस्टर में पूरी डिटेल्स लिखें और उनके हस्ताक्षर हैं। और आखिरी स्टेप, उन्हें सुरक्षा के निर्देश देते हुए सावधानी से दवा सौंपें। याद रखिए, समाज की सुरक्षा के आखिरी रक्षक आप ही हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर। इसमें हम फार्मासिस्ट के कर्तव्य, पेशेवर नैतिकता और आपकी अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहर बेचने का लाइसेंस कोई आम बिजनेस परमिट नहीं है। ये समाज को सुरक्षित रखने की एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। कानून के मुताबिक आपको एक पॉइजन रजिस्टर मेंटेन करना ही होगा। इस रजिस्टर में हर एंट्री के साथ बिक्री की तारीख, खरीदार का पूरा नाम और पता, मात्रा और खरीदने का कारण होना चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है खरीदार के हस्ताक्षर। अगर ऑडिट में एक भी साइन मिसिंग मिला तो आप भारी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। इसे अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। जरा सोचिए, आपकी फार्मेसी में एक 15 साल का घबराया हुआ सा लड़का आता है और भारी मात्रा में चूहे मारने की दवा मांगता है। ऐसे में आप क्या करेंगे?
आपको बहुत ही विनम्रता से लेकिन सख्ती के साथ कहना होगा, मुझे माफ कीजिए लेकिन कानूनन मैं ये आपको नहीं दे सकता। एक फार्मासिस्ट के तौर पर हमेशा अपने सही जजमेंट का इस्तेमाल करें और अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगे तो तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करें। चलिए अब भाग 5 की बात करते हैं, जो है ऑडिट, दंड और वास्तविक दुनिया के जोखिम। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिना लाइसेंस के जहर बेचना एक अपराध है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। अगर लेबलिंग ठीक नहीं है तो भारी जुर्माना लगेगा और अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई भी कमी मिली तो आपका फार्मेसी लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही और आपका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। आइए एक छोटा सा सिम्युलेटेड ऑडिट करके देखते हैं। मान लीजिए एक ड्रग इंस्पेक्टर अभी आपकी फार्मेसी में आ गया है। वो सबसे पहले क्या मांगेगा? आपके पास अपना ओरिजिनल वैलिड लाइसेंस, सप्लायर का परचेज रजिस्टर और ग्राहकों के सिग्नेचर वाला पॉइजन रजिस्टर तुरंत तैयार होना चाहिए। फिर वो आपका स्टॉक चेक करेगा कि जहर अलग से ताले में रखा है या नहीं। क्या आप इस ऑडिट के लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है कि आप होंगे। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 6, रैपिड फायर परीक्षा तैयारी और सारांश। तो चलिए जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। इन अहम कानूनी परिभाषाओं को ध्यान से सुनिए। कब्जा का मतलब है जहर को अपने कंट्रोल में रखना। आयात मतलब बाहर से जहर भारत लाना। नाबालिग वो है जिसे जहर बेचना सख्त मना है। और निरीक्षण वो पावर है जिससे अधिकारी आपके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। अपने एग्जाम्स में इन्हीं कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके फार्मेसी बोर्ड एग्जाम्स में ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, जहर की परिभाषा और उसके उदाहरण। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां। तीसरा, अनिवार्य लेबलिंग के नियम। चौथा, सुरक्षित डिस्पेंसिंग की प्रक्रिया। और पांचवां, अपराध और दंड। पॉइजन्स एक्ट के मुख्य उद्देश्यों को याद रखने के लिए बस सेफ वर्ड याद रखिए: सेफ्टी, ऑथराइजेशन, फॉर्मुलेशन और एनफोर्समेंट। और एक टिप दूं, वाइवा में अक्सर बच्चे घबराकर राज्य और केंद्र की शक्तियों को मिक्स कर देते हैं। हमारा CSI एक्रोनिम बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आपके क्लिनिकल जजमेंट का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ये रहा आपका पहला रैपिड फायर सवाल। एक फार्मासिस्ट के तौर पर आपको कानूनी रूप से किसे जहर बेचने की बिल्कुल मनाही है? ऑप्शंस हैं बुजुर्ग, नाबालिग और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, या फिर डॉक्टर्स। जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है नाबालिग और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति। इसके पीछे का लॉजिक बहुत साफ है। हमारा कानून किसी भी कमर्शियल फायदे से ऊपर जनता की सुरक्षा को रखता है। ऐसे लोगों को खतरनाक पदार्थ बेचना सीधे तौर पर समाज को खतरे में डालना है, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया। अब आज का आखिरी सवाल, जो शक्तियों के बंटवारे पर आपकी मेमोरी चेक करेगा। भारत में जहर के इंपोर्ट या आयात को कौन कंट्रोल करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय पुलिस? याद कीजिए वो एक्रोनिम। जी हाँ, एकदम सही जवाब है केंद्र सरकार। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेटर खत्म होता है। जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पॉइजन्स एक्ट सिर्फ किताबों में लिखा कोई कानून नहीं है। ये जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत पतली लकीर है और एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के रूप में आप इस लकीर के रक्षक हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप असली दुनिया की इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मुझे पता है आप तैयार हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम्स में छा जाइए।